हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अनिश्चित समाकलन का टॉपिक पढ़ा था और उसके रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी की थी। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम और करने वाले हैं और उसका भी प्रूफ देखने वाले हैं। तो देखो, प्रमेय लिखो। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रमेय क्या कहती है? एक से संबंध प्रदेश जी में एक से संबद्ध प्रांत जी में फलन एफ जेड के लिए अनिश्चित समाकलन रखने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है कि फलन एफ जेड का जी में विश्लेषिक होना है। फिर आगे क्या है? पुनः किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। ये आपकी क्या है? थ्योरम है, प्रमेय है। क्या स्टेटमेंट है इसका? देखो, एक से संबंध प्रांत जी में आपको एक जी दे रखा है, एक से संबंध प्रांत जी। उसमें फलन एफ जेड के अनिश्चित समाकलन रखने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। इसमें नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट कंडीशन भी है। आवश्यक कंडीशन भी है, आवश्यक प्रतिबंध भी है और पर्याप्त प्रतिबंध भी है। आवश्यक मानते हैं और फिर पर्याप्त सिद्ध करते हैं, पर्याप्त मानकर फिर आवश्यक सिद्ध करते हैं। ऐसे होता है इनका साइन। यदि ये सत्य है तो ये सत्य सिद्ध करना होता है, यदि ये सत्य है तो ये सिद्ध करना होता है। ये होता है आवश्यक और पर्याप्त कंडीशन का साइन। अनिश्चित समाकलन रखने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है कि फलन एफ जेड का जी में विश्लेषिक होना है तथा पुनः किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। आपको इसमें दो स्टेटमेंट प्रूव करने हैं। आपको पहला ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, फिर आपका दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। आपको दो सिद्ध करके दिखाना है। अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे। पहले हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे हमें प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम इस पार्ट को छोड़ रहे हैं, इस पार्ट को देखते हैं। पहले आपको नेसेसरी कंडीशन, जो आवश्यक प्रतिबंध है, वो कैसे सिद्ध करना है कि हम क्या कर लेंगे कि फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन मान लेंगे फाई जेड। फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन क्या मान लेंगे? फाई जेड। और क्या सिद्ध करके दिखाना है अपने को? ये सिद्ध करके दिखाना है कि फलन एफ जेड है वो जेड में क्या है? विश्लेषिक है। फलन एफ जेड को क्या बताना है? विश्लेषिक बताना है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन फाई जेड है, मतलब फलन एफ जेड क्या रख रहा है? अनिश्चित समाकलन रखता है। तो फिर हम क्या सिद्ध करके दिखाएंगे? हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन। फिर इसके जो पर्याप्त प्रतिबंध है उसमें क्या मानेंगे? उसमें ये करेंगे कि एफ जेड विश्लेषिक फलन है। तब हम क्या सिद्ध करके दिखाएंगे कि फलन एफ जेड है वो अनिश्चित समाकलन रखता है। ठीक है, तो देखो पहले वन साइड का देखते हैं, आवश्यक प्रतिबंध देखते हैं। आवश्यक प्रतिबंध में क्या है कि आपको ये सिद्ध करना है कि एफ जेड का अनिश्चित समाकलन मान लेंगे फाई जेड है। तो अब बताओ एफ जेड का अनिश्चित समाकलन फाई जेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि फाई डैश जेड बराबर क्या लिख सकते हैं?
एफ जेड, यही तो लिखते हैं। और इसी किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, सी एफ जेड डी जेड बराबर भी क्या लिख सकते हैं, फाइव जेड लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब। ये दो बातें लिख सकते हैं हम एन समाकलन से। भाई हमने एन समाकलन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये दो बातें पढ़ी थी उसमें, ठीक है। अब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। अब बताओ एफ जेड को विश्लेषिक बताने के लिए हम ये बता दें कि एफ जेड क्या है, अवकलनीय है। विश्लेषिक फलन का मतलब क्या होता है, अवकलनीय बताना है इसको, अवकलनीय बताना ना। तो बताओ विश्लेषिक कैसे बताएंगे। विश्लेषिक बताने के लिए हम ये करेंगे, इसके लिए क्या स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि फाइव डैश जेड बराबर क्या है, एफ जेड है, ठीक है। और अपने को बताना है क्या है, इसको विश्लेषिक फलन बताना है, ठीक है ना। तो देखो कि अपन फाइव डैश जेड बराबर क्या है, एफ जेड है। इसका मतलब फाइव जेड क्या है, अवकलनीय फलन है भाई, डिफरेंशिएबल है, वो किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर है। इसका मतलब फाइव जेड का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एफ जेड आएगा ना। और इसका मतलब ये हुआ कि फाइव जेड क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और एक थ्योरम का स्टेटमेंट और यूज करेंगे इसमें, और वो स्टेटमेंट क्या है, वो जो अगली यूनिट है, यूनिट नंबर जो 8 है, यूनिट नंबर जो 3 है, वो चैप्टर नंबर 8 है, उसका स्टेटमेंट यहाँ यूज करेंगे। उसका प्रूफ हम अगले वाले चैप्टर में ही करेंगे, लेकिन इसका स्टेटमेंट, उसका अपन स्टेटमेंट यहाँ यूज करेंगे। वो स्टेटमेंट क्या कहता है कि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। अब ये फलन आपको विश्लेषिक दे रखा है, विश्लेषिक है, और इसका अवकलज निकालेंगे वो भी विश्लेषिक हो जाएगा ना भाई। यही तो स्टेटमेंट है कि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है। तो इसका अवकलज भी करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिद्ध कर देंगे एफ जेड क्या हो गया, विश्लेषिक फलन हो गया। फिर हम इसको उल्टा मानेंगे, एफ जेड को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन मानेंगे, और अपन ये बताएंगे कि एफ जेड का निश्चित समाकलन क्या रखता है, फाइव जेड रखता है। ये सिद्ध करके दिखाएं। तो हम देखो साथ साथ लिखते भी जाते हैं और साथ साथ में इसको समझते भी जाते हैं। देखो यहाँ से प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे माना कि फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन फाइव जेड है। अनिश्चित समाकलन क्या है, फाइव जेड है। तब फाइव जेड बराबर क्या लिख सकते हो आप, जेड से जेड नॉट एफ जाई और डी जाई, ये लिख सकते हैं। ये जाई होता है, एफ जाई डी जाई लिख सकते हैं। एक बार वापस से देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम ये मान रहे हैं कि फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन क्या है, फाइव जेड है, ठीक है। तो अब क्या सिद्ध करके दिखाएंगे, हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो एफ जेड को एनालिटिक बताने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करेंगे अगले वाले चैप्टर का कि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। तो देखो जब हमने फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन क्या माना है, फाइव जेड है, तो फाइव जेड से हम ये लिख सकते हैं कि फाइव जेड बराबर जेड से जेड नॉट इक्वल जेड से जेड नॉट इंटीग्रेशन एफ जाई डी जाई। और साथ में क्या लिख सकते हैं, तथा फाइव डैश जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ जेड, ये लिख सकते हैं ना। समीकरण संख्या 2। भाई जब हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ा था तो अनिश्चित समाकलन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि फाइव डैश जेड करने पर क्या आएगा, एफ जेड आएगा। यदि एफ जेड है, यदि फाइव जेड एफ जेड का क्या हो, अनिश्चित समाकलन हो। भाई डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एफ जेड जो है उसका जो अनिश्चित समाकलन है वो क्या है आपके पास, फाइव जेड है ना। तो फाइव डैश जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड लिख सकते हैं। और या ये लिख सकते हैं कि दोनों तरफ यदि इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यही तो पढ़ी थी अनिश्चित समाकलन की परिभाषा, तो वही हमने लिखा है। अब देखो समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि फाइव जेड है वो इसका अनिश्चित समाकलन है, इसका डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। भाई ये विश्लेषिक फलन हुआ ना, क्यों, क्योंकि फाइव डैश जेड है वो किसके इक्वल है, एफ जेड के इक्वल। इसका मतलब फाइव जेड क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, और फाइव जेड है वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसका डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि जो फाई जेड है वो क्या हो गया, विश्लेषिक फलन हो गया। क्योंकि हम विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन को किस प्रकार से देखते हैं, विश्लेषिक फलन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ही तो होना चाहिए। तो यहाँ से ये फंक्शन क्या आ गया, डिफरेंशिएबल। और फिर हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर की एक थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करेंगे कि विश्लेषिक फलन का अवकलज, विश्लेषिक फलन का जो अवकलज है वो भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। तो विश्लेषिक फलन का अवकलज किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर। इसका मतलब ये होगा कि एफ जेड भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा, और एफ जेड विश्लेषिक होगा। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो वन साइड तो ऐसे प्रूफ हो जाएगी आपकी। तो देखो कैसे लिखेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें कि हमने क्या मान लिया, एन से समाकलन मान लिया, फाई जेड बराबर ये होता है जेड से जेड नॉट एफ जाई डी जाई, और फाई डे जेड बराबर क्या हो गया, एफ जेड। अब हम सिद्ध करेंगे कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। अब देखो समीकरण 2 से क्या मतलब है, इस समीकरण 2 को देखो ध्यान से। समीकरण 2 का मतलब ये हुआ कि फाई जेड इसका एन से समाकलन है, और इससे स्पष्ट कि जो एफ जेड का अवकलज है भाई, एफ जेड जो फाई जेड है उसका अवकलज क्या है, फाई जेड है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जी के प्रत्येक बिंदु फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी के लिए पर फाई जेड का अवकलज एफ जेड है। इसका मतलब ये हुआ एफ जेड है। ठीक है, अब देखो इसका समझो अर्थ कि हमने क्या माना, सबसे पहले एफ जेड का इनिशियल समाकलन क्या है, फाई जेड है। तो फाई जेड बराबर हम लिख सकते हैं कि जेड से जेड नोट एफ जाई डी जाई लिख सकते हैं यहाँ, और क्या लिख सकते हो कि फाई डे जेड बराबर एफ जेड। अब हम सिद्ध करेंगे कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। अब इस समीकरण 2 से हम ये समझ रहे हैं कि जी के प्रत्येक बिंदु के लिए, जी में जितने भी बिंदु है उन सब बिंदुओं के लिए फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी, जितने भी जेड है वो जी बिलोंग करते हैं, उन पर फाई जेड का जो अवकलज है वो किसके बराबर है, एफ जेड का है, एफ जेड के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई जेड है वो जी में क्या है, विश्लेषिक है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएबल किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, आता है फाई जेड जी में विश्लेषिक फलन है, फाई जेड क्या है, जी में विश्लेषिक फलन है। ठीक है, फाई जेड क्या हो गया, जी में विश्लेषिक हो गया। अब देखो चूंकि एक परमेय है, उस परमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अवकलज जो विश्लेषिक फलन होता है उस विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। चूंकि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है, चूंकि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, यहाँ से ये मीन हुआ कि एफ जेड भी जी में विश्लेषिक होगा। जी में विश्लेषिक होगा। यहाँ तक समझ में आएगा। देखो वापस से हमने क्या माना है, हमें ये सिद्ध करना है कि फाई जेड को हमने क्या माना, एफ जेड का एनिशी समाकलन मान लिया, फाई जेड को एफ जेड का एनिशी समाकलन मान लिया। हमें ये सिद्ध करके दिखाना था कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। एनालिटिक फंक्शन सिद्ध ही तो करना था, एनालिटिक फंक्शन होगा ये सिद्ध करना है या नहीं है, होगा ये सिद्ध करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने क्या माना, सबसे पहले कि फाई जेड है वो एफ जेड का क्या है, एनिशी समाकलन। तो फाई जेड बराबर क्या लिख सकते हो आप, जेड नोट से जेड एफ जाई डी जाई, और साथ में क्या लिख सकते हो कि फाई डैश जेड बराबर क्या होता है, एफ जेड होता है। यही दो बातें तो लिखी थी हमने, एनिशी समाकलन की परिभाषा से लिखी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
अब अपन को ये सिद्ध करना है कि एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो इस समीकरण 2 से क्या मतलब हुआ, इस समीकरण 2 से मतलब हुआ कि जेड के जो भी जेड है वो जी से बिलोंग करता है, उन सब के लिए जो फाई जेड है उसका अवकलज किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई जेड जो है वो आपका जी में क्या हुआ, एनालिटिक फंक्शन हो गया। फाई जेड जी में क्या हो गया, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि फिर हम जानते हैं कि जो विश्लेषिक फलन होता है उस विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है हमने, ये आपके आएगा अगली वाली एक्सरसाइज में। अगला चैप्टर जो यूनिट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 8 है, उसका स्टेटमेंट हमने यूज किया है कि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई डैश जेड है वो किसके बराबर है, एफ जेड का। ये विश्लेषिक फलन हो गया और ये विश्लेषिक फलन हो गया। विश्लेषिक फलन का अवकलज किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर है। इसका मतलब एफ जेड भी क्या हो जाएगा, जी में विश्लेषिक। ये समझ में आ गया इतना, ये वन साइड का पार्ट हुआ है। हमें ये माना कि एफ जेड है, उसका अनिश्चित समाकलन फाई जेड है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि एफ जेड जी में विश्लेषिक होगा। ये पार्ट ने आवश्यक प्रतिबंध ये सिद्ध हो गया। अब हम इसका विलोम पर्याप्त प्रतिबंध को सोल्व करेंगे। तो पर्याप्त प्रतिबंध कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये थोड़ी सी थ्योरम है ना, लेंथी टाइप से है और समझ में आने के बाद में इजी है ये। अब देखो विलोम कैसे सिद्ध करेंगे इसका। कन्वर्सली आपको ये सिद्ध करना है कि हम ये मान के चलेंगे कि एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। और आपको ये बताना है कि जो ये एफ जेड है वो आपका क्या रखता है, अनिश्चित समाकलन रखता है। जो एफ जेड है वो क्या रखता है, अनिश्चित समाकलन रखता है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि फाई डैश जेड किसके बराबर आना चाहिए, एफ जेड के बराबर आना चाहिए। फाई डैश जेड किसके बराबर आना चाहिए, एफ जेड के। अब देखो अपन को ये बताया कि एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो अपने को ये बताना है, ये सिद्ध करके बताना है कि जो एफ जेड का जो अनिश्चित समाकलन है वो क्या है, फाई जेड है। और फाई डैश जेड बराबर किसके आना चाहिए, एफ जेड। ये कंडीशन होती किसकी है, अनिश्चित समाकलन की। यही तो कंडीशन होती है ना भैया। अनिश्चित समाकलन में हमने जो पढ़ा था परिभाषा, उसका मतलब यही तो था फाई डैश जेड बराबर किसके आना चाहिए, एफ जेड के। ऐसे प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो फाई डैश जेड का मतलब क्या होगा, अपन ये दिखा दें यदि माइनस फाई जेड अपॉन डेल जेड माइनस एफ जेड और यहाँ लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। यदि ये चीज़ दिखा देना हम और इसको क्या दिखा दे, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या दिखा दे, 0, तब ये वाली वैल्यू तो क्या बनेगी आपकी, फाई डैश जेड और ये इक्वल में आ जाएगा एफ जेड। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी थ्योरम के प्रूफ के लिए। समझ में आया, दोबारा देख लो। एफ जेड विश्लेषिक फलन है, आपको ये सिद्ध करना है कि एफ जेड है वो अनिश्चित समाकलन रखता है। और अनिश्चित समाकलन रखने का मतलब ये हुआ कि फाई डैश जेड बराबर किसके आना चाहिए, एफ जेड के बराबर आना चाहिए। तो फाई डैश जेड का मतलब डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। और माइनस एफ जेड होना चाहिए और ये इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ जेड के इक्वल आ जाएगा। इस प्रकार हम इनको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना आपको, इसको बनाना है आपको। और इसको कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो देखो लिखते हैं विलोम। विलोम ध्यान से देखना, देखो इसको कन्वर्सली, इसका विलोम बड़ा है। कन्वर्सली माना कि फलन एफ जेड प्रांत जी में विश्लेषिक है, प्रांत जी में विश्लेषिक है। प्रांत जी में विश्लेषिक है, ठीक है। तब सिद्ध करना है
तब सिद्ध करना है कि एफ जेड का एन फाई जेड एफ जेड का, तब सिद्ध करना है कि एफ जेड का एन से समाकलन होगा, मतलब एन से समाकलन रखेगा। एन से समाकलन होगा, ठीक है। एफ जेड क्या रखेगा, एन से समाकलन रखेगा। अब देखो, तथा माना प्रांत जी में जेड नोट स्थिर बिंदु है तथा जेड एक स्वेच्छ बिंदु है, तथा जेड एक स्वेच्छ बिंदु है और जेड नोट क्या आपका स्थिर बिंदु है। यहाँ तक समझ में आया? देखो क्लियर करो। माना कि फलन एफ जेड प्रांत जी में विश्लेषिक है, ये हमने मान लिया। अपन को सिद्ध क्या करना है कि एफ जेड है वो एन से समाकलन, एफ जेड का एन से समाकलन होगा, मतलब एफ जेड है वो एन से समाकलन को रखेगा। तथा माना प्रांत जी में जेड नोट स्थिर बिंदु है तथा जेड एक स्वेच्छ बिंदु मान लिया। अब देखो, ये कोई हमने क्या मान लिया, जी कोई प्रांत मान लिया, ठीक है। जेड नोट एक स्थिर बिंदु मान लिया और एक जेड क्या मान लिया, स्वेच्छ बिंदु, अपनी इच्छा से मान लिया कहीं भी। तो दो हमने वक्र ले लिया, चापकलनीय वक्र ले लिए C1 और C2, ठीक है। दो चापकलनीय वक्र ले लिया, इसके अंदर एफ जेड, इसके अंदर क्या है, विश्लेषिक फलन है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि फाई डैश जेड है वो किसके बराबर होगा, फाई डैश जेड है वो किसके बराबर होगा, एफ जेड के बराबर होगा। तो ये डेफिनेशन बनाएंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से देखो, फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस फाई जेड अपॉन में डेल जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू 0 लाना है अपने को, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। तो देखो हमने क्या मान लिया, माना प्रांत जी में जेड नॉट स्थिर बिंदु है और जेड एक क्या मान लिया, स्वेच्छ बिंदु मान लिया। अब हम एक इंटीग्रेशन मान रहे हैं, और इंटीग्रेशन किस प्रकार से मान रहे हो, फाई जेड बराबर जेड नॉट से जेड एफ जाई डी जाई, ये हमने मान लिया एक एन से समाकलन। फाई जेड बराबर जेड नॉट से जेड एफ जाई डी जाई। अब किस किस का मान निकाल लेंगे, फाई जेड प्लस डेल जेड का मान निकाल लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फाई जेड प्लस डेल जेड वाले में से फाई जेड घटा देंगे और फिर डेल जेड का भाग लगा देंगे, और फिर दोनों में एफ जेड घटा देंगे, और यहाँ से फिर इसको आगे सिद्ध करेंगे। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, माना कि देखो धीरे धीरे समझना, आराम से समझना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आ सकती है एग्जामिनेशन में। माना कि फाई डैश जेड बराबर जेड से जेड नॉट, सॉरी यहाँ जेड नॉट से जेड एफ जाई डी जाई, इसको नंबर दे देंगे इक्वेशन संख्या फर्स्ट। अब चित्र बना देते हैं। देखो ये जी कोई हमने क्या मान लिया, प्रांत मान लिया, ठीक है। जेड इसमें क्या मान लिया, जेड नॉट स्थिर बिंदु है, और जेड यहाँ पे क्या मान लिया, स्वेच्छ से मान लिया, इच्छा से। ये हमने मान लिए दो चापकलनीय वक्र C1 और C2, और इस साथ में इसके नेबरहुड मान लेते हैं। एक नेबरहुड क्या मान लेते हैं, जेड प्लस डेल जेड को, इसका एक नेबरहुड मान लिया क्या, जेड प्लस डेल जेड। जेड का जो नेबरहुड है वो चाहिएगा ना अपने को, जेड प्लस डेल जेड, इसका नेबरहुड मान लिया जेड प्लस डेल जेड। अब समझना, देखो फाई जेड अपने पास हो गया, फाई जेड प्लस डेल जेड का मान और निकालो साथ में, जेड नोट से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई डी जाई, ये हो गई समीकरण संख्या 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, फाई डैश जेड मान लीजिए, फाई जेड मानेंगे, ठीक है ना, फाई जेड वाई डैश जेड नहीं, फाई जेड का मान लेंगे, ये मान जेड नोट से जेड एफ जाई डी जाई, और फाई जेड प्लस डेल जेड की जगह क्या रख लेंगे, जेड से जेड नोट से जेड प्लस डेल जेड। ये पॉइंट सेम हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अब फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस फाई जेड, वही बना रहे हैं ना डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन। तो देखो इसमें से इसको घटाना है, जेड नोट से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई डी जाई माइनस जेड नोट से जेड एफ जाई डी जाई। यहाँ तक क्लियर है सबके, यहाँ तक क्लियर है ना।
अब देखो वही मैंने आपको पहले बता दिया कि आप प्रूफ करेंगे, उसके हिसाब से हम उसको सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो आगे, यहां से देखो जेड नोट से जेड प्लस डेल जेड है। यदि हम इस जेड नोट को यहाँ लिख दें, इसकी लिमिट को चेंज कर दें, तो चेंज करने से क्या होगा बताओ। जेड नोट से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई डी जाई माइनस प्लस हो जाएगा ये जेड नोट से जेड हो जाएगा, जेड से जेड नोट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी एफ जाई डी जाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखो जेड नोट इसमें क्या है, मिड पॉइंट है। ये समाकलन पढ़ा होगा आपने क्या, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यदि सी इसका मिड पॉइंट होता है तो इसका समाकलन किसके बराबर होता है, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर, ये होता है ना। तो जेड नोट इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, जेड से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई डी जाई। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब क्या करो, डेल जेड का भाग लगा दो, लगा दिया भाग, 1 डेल जेड, जेड से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई डी जाई। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब समझना देखो, अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जेड और डेल जेड को, जेड और जेड प्लस डेल जेड को मिलाने वाला जो पथ है उसका मान कैसे निकालेंगे हम। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एफ जेड यदि विश्लेषिक फलन होता है, एफ जेड यदि विश्लेषिक फलन होता है तो जो समाकलन का मान होता है वो पद से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब इसके अंदर में हमने माना था कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तो हम इसका कोई भी पद मान सकते हैं। इसका मतलब जब तक वो जी में रहेगा तब तक वो स्वतंत्र रहेगा पद से। तो हम इस लाइन को, इस नेबरहुड को हम क्या मान सकते हैं, जो भी पद है उसको हम सरल रेखाखंड ले सकते हैं। तो एक सरल रेखाखंड ले सकते हैं इसका पद। तो देखो लिखेंगे थोड़ा सा थ्योरी, देखो क्या लिखने वाले हैं। प्रमेय से ये लिख सकते हैं ना, जो प्रमेय हमने प्रूफ करी थी, क्या, समाकलन जेड और जेड प्लस डेल जेड को मिलाने वाले पद से स्वतंत्र हो गए जब तक कि पथ जी में रहे। भाई जब तक पथ वो जी में रहेगा तब तक हम उसको क्या कह सकते हैं कि इस पथ से क्या होगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है, जब तक वो पथ है वो जी में रहेगा। यहाँ से अतः हम जेड तथा जेड प्लस डेल जेड को मिलाने वाले पथ को एक सरल रेखाखंड ले सकते हैं, पथ को एक सरल रेखाखंड ले सकते हैं। सरल रेखाखंड ले सकते हैं बशर्ते कि डेल जेड को इतना छोटा, ये जो डेल जेड है वो डेल जेड को हम इतना छोटा लेंगे। देखो डेल जेड क्या रहेगा इसमें देखेंगे, डेल जेड को इतना छोटा कि छोटा लिया जाए ताकि सरल रेखाखंड जी में रहे।
ताकि सरलरेखाखंड क्या रहे, छोटा रहे। देखो ये हमने जी एक माना था, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या माना था, जेड, और यहाँ पे माना था जेड नोट, और यहाँ पे माना था जेड, इसको हमने ये माना था, और ये एक नंबर रूट ले लिया था जेड प्लस डेल जेड। अब इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, जेड प्लस डेल जेड में से जेड घटा देंगे तो डेल जेड रहेगा। तो जो डेल जेड है वो इतना छोटा लेगी कि जो सरल रेखाखंड है वो उसमें कहाँ रहे, जी में ही रहे, जी से बाहर ना चला जाए। यहाँ समझो कि प्रमेय से समाकलन जेड और डेल जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र कहे जब तक कि वो पथ में जी में रहेगा। जब तक पथ जी में रहेगा तब तक उसको क्या कहेंगे कि वो पथ से स्वतंत्र होगा। अब पथ आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो सरल रेखा ले लो, चाहे वक्र ले लो, चाहे कुछ भी ले सकते हो। तो हम क्या ले रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से क्या ले रहे हैं, सरल रेखा में ले रहे हैं। तो जेड और जेड प्लस डेल जेड को मिलाने वाले पथ को हम एक सरल रेखाखंड ले सकते हैं, बशर्ते कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो जी में ही रहे, जी से बाहर ना निकल जाए। क्योंकि बाहर निकलते ही हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो पथ होगा वो इसके पथ से, जो जेड और डेल जेड को मिलाने वाले पथ से इसका मान स्वतंत्र होगा या नहीं होगा, समाकलन का मान, वो नहीं कह सकते। लेकिन वो इसके अंदर रहेगा तब तक हम उसको स्वतंत्र कह सकते हैं। तो सरल रेखाखंड ले सकते हैं बशर्ते कि डेल जेड को इतना छोटा लिया जाए ताकि सरल रेखाखंड जी में ही रहे, कहीं जी से बाहर ना जाए। यहाँ तक क्लियर है। थोड़ी सी लेंथ ही है, थोड़ा समझने वाली थ्योरम है ये। अब देखो आगे, अब समझना, देखो फाइव जेड प्लस ये हो जाएगा अपने पास। अब इसमें से एफ जेड घटाते हैं ठीक है, तो घटाओ, पूर्ण डेल जेड, फाइव जेड प्लस डेल जेड का मान कितना था अपने पास, जेड प्लस डेल जेड एफ जाई डी जाई माइनस एफ जेड, ये था ना अपने पास, इतना ही था। ठीक है हमने अब क्या कर दिया, हम देखो पहले ही मैंने आपको बताया था कि हम कैसे प्रूव करने वाले हैं इसको हम प्रूव करने वाले हैं फाइव जेड प्लस डेल जेड माइनस फाइव जेड अपॉन में डेल जेड, अपॉन में डेल जेड, और माइनस में एफ जेड, और उसके बराबर क्या आना चाहिए, जीरो लाना अपने को। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये मान निकाल लिया, फिर दोनों तरफ एफ जेड घटा दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो हम डेल जेड से ऊपर नीचे गुणा कर दें इसको, यदि मान लो तो क्या मिलने वाला है, क्योंकि हम इसको समाकलन के अंदर लेना चाहते हैं। तो समाकलन के अंदर लेने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यदि मान लो इस एफ जेड को बाहर निकालें, यदि हम इसका जेड से जेड प्लस डेल जेड का डी जाई का इंटीग्रेशन करेंगे हम इस डी जाई के इस इंटीग्रेशन के अंतर्गत इसको लेना चाहते हैं, इंटीग्रेशन बनाना चाहते हैं ना, तब हमें क्या पता चल जाएगा कि टोटल इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ समझो कि जेड से जेड प्लस डेल जेड यदि डी जाई का हम इंटीग्रेशन करें तो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे जाई, और ये हो गई अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ देखो जेड प्लस डेल जेड माइनस जेड, तो ये क्या मिल गया अपने पास, डेल जेड मिल गया डेल जेड। तो हम इसको यदि इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा अपने पास, डेल जेड मिल जाएगा ना, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल जेड ले जाएगा, और ये डेल जेड क्या, एक डेल जेड हम क्या रख लेंगे, बाहर रख लेंगे। तो यहाँ से हम देखो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से लिख सकते हैं 1 डेल जेड, जेड से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई माइनस एफ जेड, और ये डी जाई। ये समझ में आया कैसे लिख दिया, देखो
एक स्टेप और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इस वाली चीज़ को क्या लिख सकते हो आप, देखो वो स्टेप लिख देते हैं आगे, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखो डेल जेड है, यहाँ लिख देंगे देखो जेड से जेड प्लस डेल जेड है एफ जाई डी जाई माइनस एफ जेड जेड से डेल जेड और ये डी जाई। ये अब समझ में आ गया। देखो क्या हुआ, यहाँ डी जेड है वो जाई में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन इसका जेड प्लस डेल जेड जेड, तो यहाँ आ गया ये डेल जेड, तो एफ जेड डेल जेड और डेल जेड को क्या रख लिया, बाहर रख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब इनको साथ में लिख सकते हैं दोनों को, तो देखो तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 डेल जेड है इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई माइनस एफ जेड और ये डी जाई। ये स्टेप जो लिखने वाले थे वो हम यहाँ लिख दिए। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब समझना इसको। अब क्या करना है, दोनों तरफ मॉडुलस लेना है, दोनों तरफ क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, और फिर क्या लगाएंगे हम, इस पर लिमिट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो मॉडुलस लगा के लिमिट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या करने वाले हम, फाइव डेज जेड बराबर क्या लाने वाले हैं, एफ जेड लाने वाले हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि फाइव जेड प्लस डेल जेड माइनस फाइव जेड अपॉन में डेल जेड माइनस एफ जेड करने वाले हैं। अब देखो क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे और मॉडुलस लेकर फिर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होने वाला है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे और इसकी डेफिनेशन को बनाएंगे। फाइव डेज जेड इक्वल टू एफ जेड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब समझो, यहाँ से हमारा जो चित्र था वो क्या है, ये चित्र था, ये जी था। ठीक है, इस जी में एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन। यहाँ पे जेड नोट क्या था, स्थिर बिंदु, और ये था स्वेच्छ बिंदु। इस प्रकार से जो चित्र था अपने पास, इसमें हमने क्या माना था, इसको C1 और ये C2। अब हमने एक नेबरहुड माना था जेड प्लस डेल जेड, और इसको क्या माना था, एक सरल रेखाखंड माना था। अब देखो कि जो अपना जाई पॉइंट है, वो जाई पॉइंट मान लो यहाँ पे है, जाई पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो लेंथ है, इस जो लेंथ निकली थी, हमने लिखा था कि यहाँ पे डेल जेड को इतना छोटा लेना है ताकि वो जी में ही रहे। तो हमने क्या कर लिया, हमने यदि इसकी लेंथ मान लो जाई माइनस जेड या जेड माइनस जाई की लेंथ हम मान लेते हैं, मान लो डेल है, जाई माइनस जेड की जो लेंथ है वो हमने क्या मान ली, डेल है। तो हम क्या कर रहे हैं कि डेल जेड को हमने, हमारे पास क्या लेना है, इतना छोटा लेना है ताकि वो जी में रहे। जी में रहेगा तभी तो समाकलन हमारे पद से स्वतंत्र रहेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जेड प्लस डेल जेड की मान है ना, उसको ही हम क्या कर लेंगे, इसके बराबर, इससे छोटा मान लेंगे। जो डेल जेड जो लेंथ आएगी, वो डेल जेड की लेंथ है, वो उसको क्या मान लेंगे हम, डेल से छोटा मान लेंगे। तो यदि हम इस पूरी लेंथ को डेल से छोटा मान लेंगे तो ये लेंथ तो वैसे ही डेल से छोटी हो जाएगी। तो सांतत्य की जो कौशी परिभाषा है, वो सांतत्य की परिभाषा क्या कहती है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सांतत्य की परिभाषा लगाने वाले हैं। मॉडुलस लेकर हम सांतत्य की परिभाषा लगाएंगे। यहाँ पे सांतत्य की परिभाषा क्या कहती है, प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट जाई माइनस जेड है, एफ जाई माइनस एफ जेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन, तो एप्सिलॉन हो जाएगा वेन एवर, जबकि जाई माइनस जेड का जो मान होगा वो किससे छोटा हो जाएगा, डेल से छोटा हो जाएगा। कि जो जाई माइनस जेड का मान है वो डेल से छोटा हो जाएगा, और डेल जेड को हम इतना छोटा ले रहे हैं ताकि जाई माइनस जेड से छोटा हो जाए।
जब हम ये बोल रहे हैं कि इस पूरी लेंथ को जो डेल जेड है वो उस पूरी लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, लेस देन डेल ले रहे हैं, तो ये वाली लेंथ तो वैसे ही डेल से छोटी हो जाएगी। ये वाली लेंथ यदि डेल से छोटी हो जाएगी तो ये वाला जो फंक्शन पे वैल्यू है इन दोनों पे, तो वो वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। और इस वाले मान को क्या लिख देंगे हम, लेस देन एप्सिलॉन कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ पहले, नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पर करते हैं आगे। अब होने वाली ये थोड़ा, चूंकि एफ जाई जो सरल रेखाखंड है, चूंकि एफ जाई सरल रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु जेड पर सतत है, तब साध्यता की परिभाषा, तब प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जाई माइनस एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जाई माइनस जेड लेस देन डेल। ठीक है, तो जाई और जेड के बीच का डिफरेंस तो डेल से छोटा है, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू है वो लेस देन किससे हो जाएगी, एप्सिलॉन से हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो यदि डेल जेड को ही हम क्या ले लेंगे, लेस देन डेल कर लेंगे। डेल जेड लेस देन डेल हो तो एफ जाई माइनस एफ जेड का मान किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। इतना समझ में आया क्या? देखो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। करो, देखो यहां पे लो मॉडुलस, वन अपॉन डेल जेड लीजिए, ये ले लिया। हमने क्या किया, देखो हमने कॉची परिभाषा लगाई है। कॉची परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जाई माइनस एफ जेड का मान लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर, जबकि जाई माइनस जेड का मान यदि लेस देन किससे हो, डेल से छोटा हो। यदि जाई माइनस जेड का यदि मान लेस देन डेल होता है, तब इन पे फंक्शन की जो वैल्यू का डिफरेंस है वो लेस देन किससे होता है, एप्सिलॉन से छोटा होता है। तो देखो हमने जो जी लिया था, इस जी में हमने जेड नोट तो क्या ले लिया था, स्थिर बिंदु ले लिया था, जेड अपनी इच्छा से ले लिया था, दो चापकल ने अपने वक्र मान लिए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका जब जेड का नेबरहुड लिया था, जेड प्लस डेल जेड, और उसको हमने क्या माना था, एक सरल रेखाखंड माना था, और उस सरल रेखाखंड की जो लेंथ है डेल जेड का मान है, वो डेल जेड का मान हमने इतना छोटा माना था ताकि वो सरल रेखाखंड है वो किस में रहे, जी में रहे, जी से बाहर नहीं रहे। यदि वो जी से बाहर हो जाएगा तो समाकलन का मान पद से स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि जी के बाहर है वो फंक्शन एफ जेड एनालिटिक नहीं है। पता है या नहीं है, या नहीं पता नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम इसके अंदर ही बोल सकते हैं कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। तो इसके अंदर यदि एफ जेड एनालिटिक है तो जो समाकलन का मान होगा वो पद से स्वतंत्र हो जाएगा। यहाँ देखो डेल जेड को हमने इतना छोटा ले लिया कि जो सरल रेखाखंड की लंबाई है, जो सरल रेखाखंड है वो किस में रहेगा, जी में रहेगा। अब देखो यहाँ पे कोई इच्छा से हमने क्या पॉइंट ले लिया, जाई ले लिया। ठीक है, तो जाई माइनस जेड की जो लेंथ है वो हमने किससे छोटी ले ली, डेल से छोटी ले ली। तो बताओ कि जाई माइनस जेड की जो लेंथ है वो डेल से छोटी है, तो ये पूरे वाले की हमने क्या किया, पूरे वाले की लेंथ ही क्या कर ली, लेस देन डेल ले ली। ये जो लेंथ है, इस पूरी लेंथ को हमने क्या कर लिया, डेल जेड को हमने क्या ले लिया, लेस देन डेल मान लिया। डेल जेड का जो लेंथ है उसको मान लिया लेस देन डेल। तो यदि हम पूरी लेंथ को हम लेस देन हमने क्या मान लिया, डेल मान लिया, तो इन पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस देन
एप्सिलॉन। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ मापांक ले लिया और मापांक को अब सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। देखो कैसे आएगी, जब इसका मापांक अलग अलग लेंगे ना तो इधर वाली साइड का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो अलग अलग पे मॉडुलस ले लो, z प्लस डेल जेड एफ जाई माइनस एफ जेड और ये डी जाई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो डेल जेड की लेंथ है वो लेस देन क्या ले ली थी, डेल ले ली थी, तो एफ जाई माइनस एफ जेड की जो लेंथ है वो किससे छोटी हो जाएगी, एफ साइलन से छोटी हो जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एफ साइलन। तो ये हो जाएगा मान छोटा एफ साइलन अपॉन डेल जेड, जेड से यहाँ तक दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो ये मान हो जाएगा लेस देन डेल एफ साइलन अपॉन में ये जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी भाई, इसका जो लेंथ है उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो जाई के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड प्लस डेल जेड माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेस देन एफ साइलन अपॉन, वैसे भी देख सकते हैं कि डी जाई के रिस्पेक्ट में इसके इंटीग्रेशन है ना, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लेंगे, जेड प्लस डेल जेड, इधर वाली साइड का भी मान बढ़ेगा, इसका मान जब करेंगे एक्स प्लस वाई तो इधर वाले मान का क्या होगा, बढ़ जाएगा भाई, इधर वाला ही मान बढ़ रहा है ना, यहाँ से भी इधर वाला ही मान बढ़ रहा है तो इधर वाला ही मान बढ़ रहा है, अलग अलग करेंगे तो भी। तो जेड प्लस डेल जेड माइनस जेड, तो यहाँ से ये सॉरी ये कैंसिल आउट कैसे हो गया, ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया और ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया लेस देन एफ साइलन। अब ये जो लेस देन एफ साइलन हुआ है हमारे पास, तो एफ साइलन तो क्या है, स्वेच्छ धनात्मक संख्या है, अपनी इच्छा से जो कोई भी उसकी राशि ले सकते हो आप। यहाँ से हो जाएगा डेल जेड माइनस, अब ये जो एफ साइलन का मान आया है वो एफ साइलन क्या है, एफ साइलन स्वेच्छ पॉजिटिव नंबर है, स्वेच्छ धनात्मक संख्या है, स्वेच्छ धनात्मक संख्या है। तो स्वेच्छ धनात्मक संख्या है तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हो, तो इसका मान क्या कर लेंगे, टेंस टू 0, या इसका मान क्या मान लेंगे, टेंस टू 0 मान लेंगे। तो टेंस टू 0 मान लेंगे तो अपने को पता है कि मापांक, इसको मान लेस देन 0 कर देंगे तो अपने को पता है कि मापांक तो 0 से छोटा होता नहीं है, या तो वो 0 के बराबर होता है भाई या तो वो 0 से क्या होता है, इक्वल में होता है या बराबर होता है ना। मापांक है वो क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन होता है या तो, और या क्या होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 0 के बराबर मान लेंगे और 0 के बराबर मानते ही ये किसके बराबर आ जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा। तो देखो एफ साइलन क्या है, अपनी इच्छा से लिया हुआ धनात्मक संख्या है, मापांक कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अब आगे देखो, एफ साइलन स्वेच्छ धनात्मक संख्या है, ये आ गया लेस देन एफ साइलन, इसको कर देंगे टेंस टू 0 जब डेल जेड टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस फाई जेड अपॉन डेल जेड माइनस एफ जेड है, और उसकी कल क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस फाई जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू एफ जेड। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, यहाँ से फाई डैश जेड की, और यहाँ से हो गई एफ जेड। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो कि एफ जेड का अनिश्चित समाकलन क्या है, फाई जेड है। फाई जेड, ये प्रूफ करना था। एक बार वापस देखो, मैं बता दूंगा इस थ्योरम को। मापांक क्या होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है,
तो एफ साइलन अपनी इच्छा से लिया हुआ है। जब डेल जेड है वो टेंस टू 0 होगा तब एफ साइलन किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिमिट लगा सकते हो, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आ गया फाइव डी जेड बराबर एफ जेड। अब अपने को इसका सेकेंड पार्ट सोल्व करना है। देखो सेकेंड पार्ट क्या होगा इसका, इसको एक बार थ्योरम को एक बार वापस समझा दूंगा पूरी को कैसे हमने किया। तो इसका पहले सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखो क्या है इसका। अपने को बोला है कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में, किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। किन्हीं दो समाकलनों में किसका अंतर होता है, अचर का अंतर होता है। अपन यदि दो समाकलन करें, जैसे मान लो कोई भी, जैसे एक्स क्यूब प्लस सी आ गया। अब सी है ना, मान लो कुछ भी हो सकता है, तो फाइव जेड बराबर मान लो एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया। दूसरा मान लो अवकलन ये आ गया अपने पास, एक्स क्यूब प्लस 2 आ गया। तो इन दोनों में अंतर यदि अपन देखें, ये दूसरा मान लेते हैं साई जेड है, तो इन दोनों समाकलनों में किसका अंतर होगा, अचर का अंतर होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, अचर के अंतर की बराबर होता है। तो किन्हीं भी दो समाकलनों में किसका अंतर होता है, हमेशा अचर का अंतर होता है। देखो किसकी कैसे प्रूव करेंगे, ये छोटा ही है पार्ट, सेकेंड पार्ट छोटा है इसका। कैसे, देखो फाइव जेड और साई जेड ये दोनों क्या है, एफ जेड के अनिश्चित समाकलन। अपने को ये सिद्ध करना है कि दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। तो हमने क्या माना, फाइव जेड और साइन जेड एफ जेड के क्या मान लिए, अनिश्चित समाकलन मान लिए। अब अपने को पता है कि अनिश्चित समाकलन की क्या परिभाषा होती है कि फाइव डैश जेड बराबर क्या होता है, एफ जेड। इसको समीकरण संख्या 1 दे दी, और ये हो जाएगा साइन डैश जेड बराबर हो गया एफ जेड, इसको दे दी समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल इनकी, तो साइन डैश जेड। इसको इधर लाएंगे तो फाइव डैश जेड माइनस साइन डैश जेड बराबर 0। इनको क्या लिख सकते हो, डी अपॉन डी जेड फाइव जेड, और इसको भी क्या लिख सकते हो, डी अपॉन डी जेड साइन जेड इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो डी अपॉन डी जेड फाइव जेड माइनस साइन जेड इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन का साइन हटाने के लिए, तो फाइव जेड माइनस साइन जेड इक्वल टू सी। यहाँ से फाइव जेड बराबर क्या आ गया, साइन जेड प्लस सी। तो ये जो है दो अनिश्चित समाकलन है उनमें किसका अंतर हो गया, सी का अंतर हो गया। ये भी लिख सकते हैं यहाँ से, ये भी होता है कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में किसका अंतर होता है, अचर का अंतर होता है। ये थ्योरम का प्रूफ है, यहीं पे प्रूफ हो गया। इसको मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ। देखो कैसे, माना इजी है। देखो सेकंड पार्ट तो कुछ नहीं करना, सेकंड पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इसका लेंथी है, फर्स्ट पार्ट को मैं वापस से इसको समझा दूंगा। माना फाइव जेड तथा साइन जेड फलन एफ जेड के दो अनिश्चित समाकलन है। दो अनिश्चित समाकलन तब फाइव डैश जेड इक्वल टू एफ जेड, समीकरण 1 साइन डैश जेड बराबर एफ जेड, समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 व 2 से ये तो प्रूफ समझ में आ गया आपके पहले, तो बस समझना लिखना है बस इसको। फाइव डैश जेड बराबर साइन डैश जेड, तो यहाँ से लिख सकते हो फाइव डैश जेड माइनस साइन डैश जेड इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हो डी अपॉन डी जेड है फाइव डैश जेड माइनस डी अपॉन डी जेड साइन जेड इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो, डी अपॉन डी जेड है फाइव डैश जेड माइनस साइन डैश जेड, सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा फाइव जेड माइनस साइन जेड इक्वल टू 0। दोनों तरफ समाकलन करने पे, तो समाकलन करेंगे तो फाइव जेड माइनस साइन जेड इक्वल टू सी। तो यहाँ से आ गया फाइव जेड बराबर साइन जेड प्लस सी, अर्थात दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है।
नीचे दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है, अर्थात यहाँ से लिख देंगे इसके आगे, अर्थात दो एनईसी समाकलनों में अचर का अंतर होता है। देखो ये एनईसी समाकलन पर थ्योरम है, कम से कम 3 थ्योरम है। एक तो समाकलन का मान पथ से स्वतंत्र होता है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होता है, तो एक ये थ्योरम है। इसके बाद में एक थ्योरम और आएगी फंडामेंटल थ्योरम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से ज़्यादातर एक तो पथ से स्वतंत्र होता है वो वाली थ्योरम, और एक वो फंडामेंटल थ्योरम, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ईजी है, हमने किए थे। और इस वाली थ्योरम को भी एक बार देख के चले जाना। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी सी लेंथी है, आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट तो देखो आपके सामने ईजी सा ही है, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम पूरी होती है यहाँ पे। अब है ना, एक बार वापस से समझा देता हूँ क्या थ्योरम का स्टेटमेंट था और अपन को कैसे अपन ने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। फिर हम कंप्लीट करते हैं। तो देखो सेकेंड पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना, कुछ नहीं करना था। देखो एक बार समझा देता हूँ फिर हम करते हैं। देखो क्या स्टेटमेंट था मेरे पास कि एक से संबंध प्रांत जी में फलन एफ जेड है, वो एनईसी समाकलन रखता है। यदि एफ जेड है वो एनईसी समाकलन रखता है, तो आपको पहले तो ये प्रूव करना था कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन है। और फिर हमें को ये बताना था कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, तो एफ जेड क्या रखेगा, एनईसी समाकलन रखता है, ठीक है। आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध का साइन जो होता है वो आपका ये होता है, मतलब दोनों तरफ से आपको इसको प्रूफ करना होता है। एक तरफ एक बार ये मानकर आपको वो सिद्ध करना होता है और वो मानकर ये सिद्ध करना होता है। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो कैसे प्रूव करते। हमने क्या माना, पहले ये वाली बात मान ली कि एफ जेड क्या है, वो एनईसी समाकलन रखता है, एनईसी समाकलन रखता है। एफ जेड क्या करता है, एनईसी समाकलन रखता है, ठीक है। अब देखो एफ जेड का एनईसी समाकलन हमने क्या मान लिया, फाई जेड मान लिया कि एफ जेड है वो एनईसी समाकलन रखता है और फाई जेड है इसका एनईसी समाकलन। आपको ये सिद्ध करना है कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड को क्या बताना है, डिफरेंशिएबल बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो हमने कहा कि एफ जेड है वो फलन एफ जेड है वो एनईसी समाकलन रखता है और इसका निश्चित समाकलन क्या है, फाई जेड है। तो फाई जेड बराबर क्या होता है, जेड से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई डी जाई के बराबर होता है। भाई जेड मान लो, एक ही बात है, जेड मान लो चाहे डी जेड, जेड डी जेड मान लो चाहे जेड डी जे मान लो, एक ही बात है। फाई डे जेड बराबर क्या हो गया, एफ जेड। इतना समझ में आ गया। ये तो हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, ये एनईसी समाकलन की क्या होती है, परिभाषा होती है, हमने पढ़ी क्या है। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो कि जो एफ जेड है वो एनईसी समाकलन रखता है और फाई जेड इसका निश्चित समाकलन है। तो इस समीकरण 2 से हम क्या समझ रहे हैं, इस समीकरण को समझो। यहाँ से इस समीकरण का मतलब ये हुआ कि जो फाई जेड है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी के लिए, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी के लिए फाई जेड क्या है, जी में विश्लेषिक फलन है। भाई विश्लेषिक फलन हुआ ना ये समीकरण से, डिफरेंशिएबल इसका एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जी में क्या हुआ, विश्लेषिक फलन हुआ। तो यहाँ से क्या समझे, यहाँ से ये समझे कि फाई जेड क्या है, एनालिटिक है। फाई जेड क्या है, एनालिटिक है। अब हम एक थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं जो अगले चैप्टर में आएगा कि विश्लेषिक फलन का अवकलज क्या होता है, विश्लेषिक होता है। इसका विश्लेषिक फलन का अवकलज किया और अवकलज करने पर हमारे पास ये जो फंक्शन बना ये भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, विश्लेषिक होता है। तो फाई डे जेड भी क्या होगा, विश्लेषिक होगा। अब देखो फाई डे जेड किसके बराबर है, एफ जेड की। तो फाई डे जेड है वो विश्लेषिक है, तो एफ जेड भी क्या हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा। इसका मतलब ये भी जी में क्या होगा, विश्लेषिक होगा। ये समझ में आया क्या, बताओ। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। और यही सेम टू सेम मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो विलोम। एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना तो समझ में आ जाएगा। विलोम कन्वर्सली
कन्वर्सली में आपको ये सिद्ध करना है कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड क्या है अपने पास? एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो आपको ये सिद्ध करना है कि एफ जेड क्या करेगा? एनिश्चित समाकलन भी रखेगा। एनिश्चित समाकलन भी रखेगा। और एनिश्चित समाकलन मान लो कि मैं ये मान रहा हूँ कि फाई जेड ये रख रहा है। भाई अपने को ये प्रूव करके दिखाना है कि जो एफ जेड है वो एनिश्चित समाकलन क्या रखता है? फाई जेड रखता है। और फाई जेड रखना है, इसका मतलब एनिश्चित समाकलन के लिए क्या शर्त होती है कि फाई डैश जेड बराबर एफ जेड। यदि हम ये प्रूफ कर दे, यदि हम क्या कर दे, ये प्रूफ कर दे कि फाई डैश जेड बराबर एफ जेड है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड है वो एनिश्चित समाकलन रखता है और उसका एनिश्चित समाकलन इसके बराबर है, फाई जेड के बराबर है। ये सिद्ध करना था। ठीक है, ये समझ में आया। अब बताओ मेरे को कि फाई डैश जेड का मतलब डिफरेंस अवकलनीय फलन है, तो हम ये कर देंगे फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस फाई जेड अपॉन डेल जेड माइनस एफ जेड। ये हम प्रूव कर रहे थे और इसको किसके बराबर लाए थे? 0 के बराबर लाए। जैसे हम लिमिट लगा दिया तो ये फंक्शन किधर चला गया? उधर चला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद में क्या करने वाले थे, इसके बाद में हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन बनाई। तो हमने क्या मान लिया? फलन मान लिया फाई जेड। हमने क्या मान लिया? एक फलन फाई जेड मान लिया। फलन क्या मान लिया? फाई जेड मान लिया। और फाई जेड कैसे माना? जेड से जेड प्लस डेल जेड और एफ जाई डी जाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया ना? सबको दिख रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? फाई जेड प्लस डेल जेड मान रहे हैं। तो यहाँ से जेड प्लस डेल जेड, जेड नोट से जेड प्लस डेल जेड है। सॉरी, यहाँ पे क्या था? जेड नोट से जेड प्लस डेल जेड, सॉरी जेड तो था। ठीक है, और इसमें क्या मान लिया? जेड नोट से जेड प्लस डेल जेड मान लिया, एफ जाई डी जाई। फिर क्या किया था हमने ये क्या था? फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस फाई जेड, ये कर लिया था, घटा दिया था इसमें से। तो इसको क्या आ गया? ये मिड पॉइंट आ गया। तो ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन क्या? जेड से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई डी जाई। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया? डेल जेड का भाग लगा दिया। फिर हमने क्या कर दिया? एफ जेड माइनस कर दिया। फिर हमने दोनों तरफ क्या ले लिया? वो ले लिया था मापांक। तो इसमें देखो सांत्यता की कौन सी परिभाषा कर लोगे ना, ये तो बाद में तो मापांक ले लिया और मापांक लेने के बाद में हमने क्या लगा दी थी? सांत्यता की कौन सी परिभाषा। कौन सी परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जाई माइनस एफ जेड लेस देन एप्सिलॉन और जाई माइनस जेड है वो लेस देन डेल। तो हमने जो जी माना था कंटूर, उसमें क्या था कि जेड नोट तो स्थिर बिंदु, जेड आपका वेरिएबल पॉइंट स्वेच्छ बिंदु था C1 C2, और हमने इसका जो नेबरहुड माना था जेड प्लस डेल जेड। तो हमें क्या कर रहा था कि जाई इसका जैसे मान लो पॉइंट है तो जाई माइनस जेड है वो लेस देन यदि डेल हो, तो हमने इसके लिए क्या किया कि हम पूरी लेंथ को ही क्या मान लिया? लेस देन डेल मान लिया, ताकि एफ जाई माइनस एफ जेड है वो किससे लेस देन हो जाए? एफ साइलेंस से लेस देन हो जाए। और जो डेल जेड है वो हमने इतना छोटा लिया ताकि ये जो सरल रेखाखंड का जो पथ लिया था वो पथ किस में रही? जी में रही। फिर हमने ई थ्योरम लगाई और इसी परिभाषा से हमने इसको आगे सोल्व किया। मापांक कभी ऋणात्मक होता नहीं, फिर 0 आ गया, फिर हमने लिमिट लगा दी तो यहाँ से फाई डैश जेड बराबर एफ जेड आ गया। सेकंड पार्ट में क्या माना था कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलन में अचर का अंतर होता है, तो दो हमने मान लिए थे फलन फाई जेड और साई जेड, और फिर हमने दिखा दिया था कि फाई जेड माइनस साई जेड है वो किसके बराबर आ गया? सी के बराबर आ गया। तो थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी एक बार यदि आप वापस इसको पढ़ोगे, है ना। एक बार वीडियो नहीं समझ में आता तो वापस इसको वीडियो देखना, वापस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम और बची है उसको और कर लेंगे। थैंक यू।